Good morning, students. In our previous classes, we discussed about central government and the sub-point of this topic like as Parliament, President, Lok Sabha, Rajya Sabha, Prime Minister, Vice President and their power and functions. In सबके power, function, their election process, their qualification and judiciary. ओके इन सब के बारे में हमने अपनी जो क्लासेस हो चुकी हैं उनमें डिस्कस कर लिया. सो नाउ द टाइम ऑफ क्वेश्चन आंसर्स. सो इन टुडेज क्लास वी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. सो फर्स्ट इन एक्सरसाइज it divided into 3 parts. First, very short question, then long very short question, short questions and long questions. बेटा ये जो बुक की जो एक्सरसाइज है इसको तो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे. इसके अलावा भी क्योंकि 10th स्टैंडर्ड है, बोर्ड है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारी लिमिटेशन है. इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती. ठीक है, आपको इंटरनल नोट्स भी तैयार करने होंगे. जो पॉइंट्स, जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उनसे वन वर्ड टाइप के इंटरनल क्वेश्चंस आप तैयार कीजिए, या फिर पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. ऑलमोस्ट बहुत सारा आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाएगा, और जो नहीं आ रहा है वो भी आपको नोटबुक में एज ए नोट्स आपको तैयार करना है. ठीक है, क्योंकि ये जो लेसन है इट 7 मार्क्स कंटेंट करता है. एग्जाम्स में जो मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस है 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से ही जनरली आता है. ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस. ओके, ऑन विच मेथड द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज बेस्ड ऑन. जब हमने प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया था तब डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो किस मेथड से होता है. वेरी शॉर्ट है तो आपको इसको डिटेल में नहीं लिखना. ठीक है, आपको सिर्फ जो पर्टिकुलर जो मेथड है, ठीक है, जैसे बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. ठीक है, इसका आंसर आप बिल्कुल शॉर्ट में देंगे, द प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर. हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. सिर्फ आपको वन वर्ड में आंसर देना है. ठीक है, वेरी शॉर्ट मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर. आपको उसकी डिटेल नहीं बताना कि मेजोरिटी पार्टी का लीडर है, प्राइम मिनिस्टर है. अगर वो 2 मार्क्स का आ रहा है, 3 मार्क्स का आ रहा है, देन यू कैन राइट इन डिटेल. बट इफ it is in very short question for 1 mark question, then you have to write only the prime minister elected by the president or the president appointed prime minister. Okay, and third, who is the ex officio chairman of Rajya Sabha. Okay, ex officio chairman of Rajya Sabha. Who? Vice president is the ex officio chairman of Rajya Sabha. Okay, सिर्फ आपको एक्स ऑफिशियो जो है राज्यसभा का, राज्यसभा में क्या है, लोकसभा में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर दोनों जो पोस्ट है वो इलेक्टेड मेंबर अपने में से ही किसी पर्सन को चूज करते हैं. बट इन राज्यसभा chairman and deputy chairman, in Rajya Sabha they also have 2 posts, chairman and deputy chairman. So chairman is vice president and deputy chairman they elect themselves. Okay, among themselves. So for who prescribe over the union cabinet. Union cabinet, who is the leader of union cabinet? Leader of cabinet prescribe the meeting of cabinet. So the prime minister prescribe the union cabinet. Prime minister is the leader of union cabinet. So obviously it is he is the prescribe the union cabinet also. On 5th question, on the adjournment of the houses, the president issue an order in extraordinary condition. What is called? Those issues passed by the president, okay, in adjournment motion.
ठीक है, इन ऑर्डिनरी कंडीशन. सो व्हाट इज कॉल्ड दैट इश्यूज? व्हाट? द आंसर इज ऑर्डिनेंस. इट इज called ordinance. Your ordinance issued by the president. Next, in relation to which matter both the Supreme Court and the High Court have original jurisdiction? Okay, on which matter the Supreme Court and High Court have their original matter? Okay, which matter? कौन सा matter है जिसपे Supreme Court, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल यूनिक जुरिडिक्शन एंड ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिडिक्शन के बारे में डिस्कस किया था. ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिडिक्शन मीन्स दोज मैटर विच कम्स अंडर सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट. सो द issues related the fundamental rights, issues against exploitation of a fundamental right heard in both courts, high court as well as supreme court. तो fundamental से related जो issues है, fundamental exploitation से related जो issues है, that are discussion in the both courts, where in हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. ये सुप्रीम कोर्ट के भी ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिडिक्शन में आता है और हाई कोर्ट के भी ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिडिक्शन में आता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? वी डिस्कस्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. जब हमने जज की सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन को डिस्कस किया था तब उसमें हमने बताया था कि दोज पर्सन हु वर्क एज ए एडवोकेट who worked 10 years as a advocate in high court or 5 years work as a judge in high court, who can applicable, who can make themselves as judge of supreme court. supreme court का जज जो है वो who has practiced 10 years as a advocate in high court or 5 years as a judge in high court. Okay, both conditions are applied for judge of supreme court. supreme court के जज के लिए दोनों conditions अप्लाई होती है. या तो पर्सन 10 years एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर चुका हो, अदरवाइज 5 years वर्क एज ए जज इन हाई कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस अपॉइंटेड हाउ लॉन्ग कैन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमेन इन हिज पोस्ट? एक बार अपॉइंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है कितने टाइम तक अपनी पोस्ट पर रहते हैं? इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज टेन्यूर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, टेन्यूर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, टेन्यूर ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो 5 years या फिर टेन्यूर ऑफ राज्यसभा मेंबर टेन्यूर इज 6 year. उनका जो टेन्यूर है वो जनरली 5 year और 6 year का होता है. तो इसमें क्या है, स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि हो सकता है कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑल्सो अपॉइंटेड फ्रॉम 5 years or 6 year, but it is wrong. They worked on their post till the retirement age of 65 years. जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो अपनी रिटायरमेंट एज जो है 65 years तक वर्क कर सकते हैं. ठीक है. योर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो क्या है? ठीक है, हमने जब जुरिडिक्शन जो है जुडिशरी को डिस्कस किया था, पावर एंड फंक्शन जो है जुडिशरी का डिस्कस किया था, तब हमने 2 पॉइंट्स कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से रिलेटेड 2 पॉइंट डिस्कस किए थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है एज ए एविडेंस उसकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है हाई कोर्ट और उनमें सब में काम में लिया जा सकता है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट हो चुका है, ठीक है, उसको द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी रिगार्डेड एज प्रूफ एवरीवेयर. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है एज ए प्रूफ कैन बी यूज्ड एवरीवेयर. एवरीवेयर कहाँ करेंगे? अदर जो कोर्ट है, इन हाई कोर्ट्स, इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड लोकल कोर्ट्स, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एज ए
प्रूफ, एज एविडेंस हम काम में ले सकते हैं। सेकेंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? दिस कोर्ट कैन पनिशमेंट एनीवन चार्जिंग हिम विद द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी को सुप्रीम कोर्ट की जो इंसल्ट करने पे, उसकी जो डिसीजन है उसको नहीं मानने पे उसको दंड दे सकता है, उसको चार्ज कर सकता है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को किसी ने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट को इंसल्ट किया, ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जो है उसको पनिशमेंट दे सकता है। सो दीज 2 पॉइंट्स आर इन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सो अवर वेरी शॉर्ट आंसर इज कंप्लीटेड। लेकिन हमारे वेरी शॉर्ट आंसर जो है इस चैप्टर से सिर्फ 9 ही नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है, इंटरनल क्वेश्चंस, बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम, होम एग्जाम तो है नहीं कि आपके टीचर भी बनाते हैं, तो भी इंटरनल क्वेश्चंस आल्सो कम्स इन बोर्ड एग्जाम। सो इनके अलावा भी बहुत सारे इंटरनल क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से बनेंगे, तो आप जो है इस चैप्टर से कुछ इंटरनल क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो बिल्कुल 1 लाइन और 1 वर्ड में जिनके आंसर नहीं होते, जिनके आंसर, ठीक है, 20-30 वर्ड्स या मोर देन 20-30 वर्ड डिपेंड अपॉन मार्क्स, कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस पर डिपेंड है, कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया जाए। सो फर्स्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसकी प्रोसेस को डिस्कस करना, ठीक है, एक्सप्लेन करना। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसको बताना। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से ही होता है, ठीक है, सीक्रेट बैलेट से होता है। लेकिन कौन करता है? द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस। जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों हाउसेस के, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। सिस्टम जो है वो वही उस पर इम्पोज होगा जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए होता है, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, लेकिन उसमें क्या होगा? जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस के मेंबर, ठीक है, इसमें स्टेट असेंबलीज के मेंबर आर नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। स्टेट मेंबर ऑफ स्टेट assemblies are not included, only the member of a Lok Sabha and Rajya Sabha, the member of both houses of parliament. Okay, so the in article 63, okay, vice president, the post of vice president, the election of vice president comes in article 63, and this election of vice president done by the joint session of both houses of parliament by single transferable vote system. Okay, understood? Question number 2, what qualification are required for the president candidate? President candidate जो है उसके लिए qualification की requirement क्या होगी? Okay, president, it should be इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। एज देखो, लोकसभा का मेंबर है, राज्यसभा का मेंबर है, प्राइम मिनिस्टर मीन्स मेंबर ऑफ लोकसभा, इनकी जो क्वालिफिकेशन जो है वो सबकी क्या होगी? सेम होगी। सो प्रेसिडेंट के भी, बट ओनली एज डिफरेंसेस आर हियर। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिडेंट? 35 ईयर्स, ओके, बाकी सारी क्वालिफिकेशन सेम होगी। इट शुड बी इंडियन सिटीजनशिप, इट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एज रिक्वायर्ड फॉर 35 ईयर्स, ठीक है। इट शुड नॉट डिक्लेयर बैंकक्रप्ट एंड नॉट डिक्लेयर अनसाउंड माइंड, ठीक है। नॉट वर्क इन एनी प्रॉफिटेबल जॉब, किसी प्रॉफिटेबल जॉब में वर्क नहीं कर रहा हो, या फिर पागल डिक्लेयर नहीं किया गया हो, बैंकक्रप्ट डिक्लेयर नहीं किया गया हो,
ठीक है, इंडिया का सिटीजनशिप उसके पास हो, आइडेंटिटी जो है उसकी वो इंडियन सिटीजनशिप की हो, ठीक है, एंड एज 35 ईयर्स, ओके। ये दीज 5 रिक्वायरमेंट, ठीक है, यू हैव टू राइट फॉर द प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन, ओके। नाउ by which process the president can can be removed from his post. This is also important कि president को किस प्रोसेस से उसकी पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि प्रेसिडेंट को इलेक्शन जो है पीपल करते हैं, तो हमने बार बार इस चीज को डिस्कशन किया है कि प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से रिमूव्ड भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? बाय इम्पीचमेंट मोशन। लेकिन आप शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप सिर्फ इतना नहीं लिख सकते कि इम्पीचमेंट मोशन से ये क्या है। अगर वेरी शॉर्ट होता 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो बाय इम्पीचमेंट मोशन इतना लिख के काम निकल जाता, लेकिन हमें इसको थोड़ा डिटेल से लिखना है, ठीक है। तो आप एक बार समझिए, आपको लिखना खुद से है, अपनी लैंग्वेज से है। अगर फिर भी लिखते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिफिकल्टीज हो, तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो, लेकिन एक बार आप समझिए इसको कि किस तरह से प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन, प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से रिमूव किया जाता है, ठीक है। बोथ हाउसेस हैज राइट टू इम्पीचमेंट। दोनों हाउसेस के पास इम्पीचमेंट का राइट होता है। उससे पहले एक हाउस में जो प्रोसेस 1 हाउस में चल रही है, तो 1/4 मेंबर का सिग्नेचर जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। 1/4 मेंबर जो है इम्पीचमेंट मोशन में पहले सिग्नेचर करेंगे। इन दिस प्रोसेस सिग्नेचर ऑफ 1/4 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ आर रिक्वायर्ड। मतलब 1 हाउसेस की जो प्रोसेस है, 1 हाउस का, एक हाउस का जो टोटल मेंबर है, उस टोटल मेंबर में 1/4 जो पीपल है उनके सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी। जब वो सिग्नेचर हो जाएंगे और प्रोसेस जो है 14 आफ्टर 14 डेज द रिसिप्ट ऑफ सच मोशन डिस्कशन विल टेक प्लेस इन हाउस। उसके बाद 1/4 मेंबर के सिग्नेचर होने के बाद ये जो रिसिप्ट है 14 डेज का उसके बीच में टाइम रहेगा, और 14 डेज के बाद क्या होगा कि हाउस में उस पर डिस्कशन चलेगा, ठीक है। जो ये लॉज नहीं कह सकते इसको, इम्पीचमेंट मोशन जो है वो उस हाउस में जो है डिस्कशन चलेगा। जैसे लोकसभा की फर्स्ट प्रोसेस है, तो पहले लोकसभा के 1/4 मेंबर उस को सिग्नेचर करेंगे इम्पीचमेंट को, ठीक है। उसके बाद 14 डेज का टाइम उनके पास रहेगा। 14 डेज के बाद उसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। उसको सेम हाउस में डिस्कस किया गया, और 2/3 मेजोरिटी, वो जो टोटल मेंबर है लोकसभा के, वो 2/3 मेजोरिटी से इम्पीचमेंट मोशन को अगर पास कर दे कि 2/3 मेजोरिटी की यस है, उसके बाद वो दूसरे हाउस में जाता है, ठीक है। आफ्टर 14 डे ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच मोशन डिस्कशन विल टेक प्लेस इन हाउस वेयर इम्पीचमेंट मोशन हैज बीन मूव्ड। It is get passed by 2/3 majority of that respective house and the motion will be sent to the second house, okay। अगर फर्स्ट हाउस में impeachment motion जो है पास हो जाता है, सेम मैनर से वो जो है वो कहाँ जाता है, सेकेंड हाउस में उसको डिस्कस किया जाता है, सेकेंड हाउस में जाता है। सेम प्रोसेस जो है वो सेकेंड हाउस में चलती है, और जनरली अगर एक हाउस में इम्पीचमेंट मोशन जो है पास हो गया, क्लियर हो गया, तो दूसरे हाउस में प्रोसेस तो पूरी होगी, लेकिन दूसरा हाउस भी उसको पास कर देता है, ठीक है। सेकेंड हाउस ऑल्सो एग्जामाइन द चार्जेस। सेकेंड हाउस भी उसके जो चार्जेस, जो चार्जेस उस पर लगे हैं, ठीक है, जिस रीजन से उसको रिमूव्ड किया जाता है, उन रीजंस को सेकंड जो हाउस है वो भी क्या करता है, एग्जामाइन करता है, और उनको वो सही लगते हैं, ठीक है। सो इट विल अपॉइंट ए स्पेशल कमिटी टू डू, ठीक है, और एक स्पेशल कमिटी भी उसके लिए अपॉइंट की जा सकती है, ठीक है। आफ्टर एलिगेशन बीइंग प्रूव्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, और जो चार्जेस अगर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में प्रूव हो जाते हैं, जो चार्जेस प्रेसिडेंट पर लगाए हैं और अगर वो उसके अगेंस्ट में प्रूव हो जाते हैं, तो सेकंड जो हाउस है हैव आल्सो एक्सेप्ट बाय 2/3 मेजोरिटी। सेकंड हाउस भी उसको 2/3
मेजोरिटी से उस इम्पीचमेंट मोशन को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज सीट, और प्रेसिडेंट जो है अपनी सीट से रिमूव कर दिया जाता है, फिर वापस उसका इलेक्शन होता है। ठीक है, दोनों हाउसेस में जो है इम्पीचमेंट मोशन चलाया जाता है। पहले 1/4 पीपल्स के सिग्नेचर होते हैं, 14 डेज के बाद दोनों हाउसेस में डिस्कशन होता है, जो भी चार्जेस जो हैं उन पे लगाए जा रहे हैं वो अगर ठीक है प्रूव हो जाते हैं तो दोनों हाउसेस की 2/3 मेजोरिटी से प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से रिमूव कर दिया जाता है। ओके, fourth question, under which article the president can proclaim emergency? So under which article? We have 3 emergency power of a president: Article 52, Article 56 and Article 60. Okay, president emergency power. ओके, ये 3 आर्टिकल है जहां प्रेसिडेंट जो है अपनी इमरजेंसी पावर को यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन किस एक्ट को, किस पावर को कहाँ यूज किया जाता है आपको ये भी लिखना है। सिर्फ आपको आर्टिकल ही नहीं लिखना कि आर्टिकल 3 इतना लिख दिया, ठीक है, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। ओके, इसके अलावा तीनों के अंडर कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, किस कंडीशन में कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है। फर्स्ट, आर्टिकल 52, कंडीशन ऑफ थ्रेट ऑफ एक्सटर्नल वार और रिबेलियन। अगर ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाए कि अटैक ऑफ द फॉरेन कंट्री का एक्सटर्नल वॉर डिक्लेयर हो जाए, तुरंत ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक्सटर्नल वॉर, कहीं से भी एक्सटर्नल अटैक की सिचुएशंस जब आ जाती है, ठीक है, या रिबेलियन, ओके, क्रांति जो है, रिवोल्ट जो है, वो ऐसी समस्या जो प्रॉब्लम जो है अगर कंट्री में अराइज होती है, देन प्रेसिडेंट यूज आर्टिकल 352। ओके, इन आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट द एक्सटर्नल अटैक used in external attack. Okay, external attack in 352 और condition of revolution की conditions भी अगर situations अगर आती है, then president used article 352 under his emergency power. Second, article 356, where it is condition of failure of proper working by the state government. कई बार क्या होती है, किसी स्टेट की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके, वहाँ अगर कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वर्किंग में फेल हो गई, ठीक है, वहाँ कंडीशंस जो है वो खराब हो गई, तब दो प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर उस स्टेट में यूज करेगा। ठीक है, फेलियर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन 356, फेलियर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जब फेल हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग जो फेल हो जाती है, बहुत बार होता है, ऑल द मेंबर ऑफ स्टेट वेंट अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट के सब अगेंस्ट में हो जाते हैं। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी वर्किंग जो है बिल्कुल फेल हो जाती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाती है पर्टिकुलर स्टेट पे, तब प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पावर को इम्पोज करता है, इमरजेंसी पावर, कुछ टाइम के लिए इमरजेंसी पावर उस पर्टिकुलर स्टेट में इम्पोज कर सकता है। थर्ड, आर्टिकल 60, वेयर इज आर्टिकल 60 used by the president in due to the financial instability or goodwill of the country in threatened. Okay, financial condition particular जो कंट्री है, ठीक है, वहाँ फिनेंशियल जो कंडीशन है, ठीक है, आर्थिक मंदी जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, फिनेंशियल कंडीशन जो है बिल्कुल अनस्टेबल हो रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही है। ठीक है, ऐसे में प्रेसिडेंट जो है, इस तरह की कंडीशन जब भी होती है, प्रेसिडेंट इम्पोज्ड हिज पावर
his emergency power article 360. Okay, financial failure of financial condition, financial instability. Okay, financial instability. Okay. So president have three emergency power in 352, 356 and 360. In 352 external attack, 356 failure of state government and 360 financial instability in a particular country. Okay, president have three emergency power. Okay, next question, how the value of vote of every member of parliament and the member of state and federal assembly is determined in election of president. हमने प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन जो है उसको जब डिस्कस किया था, ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शन जब डिस्कस किया था तब उनकी वोट वैल्यू इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके, member of parliament as well as member of state assemblies also included, state assembly and member of union territories. president का जो election होता है उसमें parliament के elected member, ठीक है, state assemblies के elected member and union territories के elected member जो है वो count किए जाते हैं. तो उनमें उनकी जो है vote value कैसे की जाती है, ठीक है, vote value of the member of parliament, member of state legislative assembly and member of union territories. ठीक है, vote value, the president of India is elected indirectly by the electoral ballot. electoral ballot से president indirectly choose किया जा सकता है by single transferable vote system, single transferable now and by secret ballot also. Okay, so this process, the vote value है first जो है the elected member of state legislature and legislature of the union territories. ठीक है, जो state legislature और union territories है उनकी वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. ओके, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, total population of the state and number of total population of state legislative assembly. total population of state legislative assemblies की पर्टिकुलर जो स्टेट है, ठीक है, जैसे राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन अपॉन नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन क्या होगी और उस टोटल पॉपुलेशन को उस स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर से डिवाइड किया जाएगा, तब वहां की पर्सन्स की वोट वैल्यू निकल के आएगी. ठीक है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, देखिए बेटा एक बार फिर से ध्यान से सुनना, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से सीक्रेट बैलेट से होता है. तो उसमें क्या होता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर, पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबली के मेंबर और लेजिस्लेटिव यूनियन टेरिटरीज के मेंबर दोनों इंक्लूड होते हैं. ठीक है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की और यूनियन टेरिटरीज की, ये जो इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं इनके, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. उस जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल बोर्ड है, उसमें ये मेंबर पार्टिसिपेंट होते हैं. अब इनकी वोटिंग वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट के जो मेंबर हैं उनकी वोटिंग वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, उस स्टेट की, जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन अपॉन जो नंबर ऑफ असेंबलीज के मेंबर है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जैसे 245 मेंबर है अपॉन 245, टोटल पॉपुलेशन अपॉन 245.
ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन अपॉन डिवाइडेड बाय वहां जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है उनको उनसे डिवाइड करेंगे, तब वहां प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या होगा, एक जो वैल्यू है वहां के पर्सन्स की, वो उस लेजिस्लेटिव असेंबली की जो वोट वैल्यू है वो निकल के आएगी। सेकंड वोट वैल्यू हम निकालेंगे पार्लियामेंट के मेंबर के, ठीक है। पार्लियामेंट के जो मेंबर है, पार्लियामेंट के जो मेंबर है उसमें पार्लियामेंट, ये थोड़ी छोटी प्रोसेस होती है, इसमें टोटल वोट्स ऑफ ऑल मेंबर ऑफ असेंबली, ठीक है, इसमें पूरे टोटल वोट्स ऑफ असेंबलीज, ठीक है, टोटल वोट्स ऑफ बोथ हाउसेस, टोटल वोट ऑफ हाउसेस अपॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, उसमें नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम बोथ हाउसेस, ठीक है। फर्स्ट टोटल वोट्स ऑफ हाउस की टोटल जो है दोनों हाउसेस के टोटल मेंबर कितने हैं, ठीक है, अपॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड कैंडिडेट, जो दोनों हाउसेस में इलेक्टेड कैंडिडेट कितने हैं उससे उसको डिवाइड किया जाएगा। तो स्टेट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, स्टेट वोट्स की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उस स्टेट की पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाएगा उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर है उनसे, और पार्लियामेंट के हाउसेस के मेंबर की जो वोट वैल्यू है वो निकाली जाएगी टोटल वोट्स ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ असेंबली, टोटल मतलब जितने भी मेंबर है, टोटल वोट्स कितने हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, और नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, टोटल वोट्स कितने हैं डिवाइड किए जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, ओके। ये उससे क्या होगा, प्रेसिडेंट इलेक्शन की वोट वैल्यू आपके हमारे सामने निकल के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द एपेलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो एपेलेट ज्यूरिडिक्शन है वो क्या होगा। देखो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ओरिजिनल एंड एपेलेट, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन एंड एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में सिर्फ वही मैटर आते हैं जिन पे सिर्फ those matters only heard by Supreme Court, okay, वो matter those are heard in only on Supreme Court, जो सिर्फ Supreme Court में ही सुनवाई जिनकी होती है। Appellate jurisdiction में क्या होगा, the matter first heard in High Court, after that they went in Supreme Court, तो वो मैटर जो पहले हाई कोर्ट में जिनकी अपील हो चुकी है, सुनवाई हो चुकी है, उसके बाद हाई कोर्ट से जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, दैट आर इन appellate comes in appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction of Supreme Court divided into 4 parts. इसको 4 parts में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, स्पेशल एंड सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केसेस कम्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन। सेकेंड सिविल केसेस, जो केसेस पहले जो थे 20,000 के अंडर वाले केसेस थे, उसके बाद अमेंडमेंट हुआ और 13th जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद उसकी लिमिट को है बिल्कुल अलग कर दी गई और किसी भी तरह के सिविल केसेस जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल से रिलेटेड जो केसेस हैं, ठीक है, क्राइम से रिलेटेड केसेस है, वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से जा सकते हैं। और कुछ स्पेशल केसेस जो होते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट से अपने अंडर में ले सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है हाई कोर्ट इस पर डिस्कशन नहीं कर पा रहा, तो वो अपने से खुद से बिना अपील किए हुए खुद से उसमें अपने अंडर में ले सकता है। दैट आर स्पेशल केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। स्पेशल केसेस ऑफ comes under appellate jurisdiction of Supreme Court. Okay, next question.
when the civil and criminal cases be heard as an appeal in Supreme Court. Okay, Supreme Court is always the when in which condition, okay, कैसी condition में civil and criminal cases जो है heard in the appeal of Supreme Court. Okay, अभी मैंने बताया था civil cases, वो civil cases जो पहले 20,000 तक के केसेस होते थे, ठीक है, वो सिर्फ सिविल केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते थे. उसके बाद 30th ओके 1973 में 30th जो अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद जो 20,000 जो मनी की जो बाउंडेशन थी उसको रिमूव कर दिया गया और किसी भी तरह के सिविल जो केसेस हैं कैन बी रिमूव्ड एंड ऑल द केसेस हियर्ड in Supreme Court, all the civil cases those went from the High Court heard in the Supreme Court. Supreme Court में सुने जा सकते हैं, ठीक है. And criminal cases in such court appeal can be made against the decision of High Court in such जिन ऐसे cases जिन पे High Court जिनको डेथ सेंटेंस दे चुका हो, डेथ की सजा दे चुका हो, या हाई कोर्ट में भी वो केसेस सबऑर्डिनेट केसेस से आए हो, सबऑर्डिनेट का डिसीजन और हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो सेम रहा हो और उसके बाद भी कैंडिडेट जो है, जो भी अप्लायबल है पर्सन है, वो अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं है उस उनके हाई कोर्ट के डिसीजन से, देन ही कैन गो इन सुप्रीम कोर्ट. तब वो सुप्रीम कोर्ट में ही कैन फाइल हिज केस इन द सुप्रीम कोर्ट. तब वो अपना केस जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है, ठीक है. नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. वाई? इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों कहा जाता है. इसके दोनों पॉइंट्स वी डिस्कस्ड इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन रिमूव द जज फ्रॉम द कोर्ट इज ऑल्सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. वाई? हु कैन रिमूव? ओके, question number 9, who can remove the judge of Supreme Court and High Court and how? ठीक है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को कौन रिमूव कर सकता है, ठीक है. हु कैन रिमूव? जैसे हमने अभी इम्पीचमेंट में मोशन जो है प्रेसिडेंट का डिस्कस किया था, सेम वैसे ही जो हाई कोर्ट के जजेस हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको भी इम्पीचमेंट मोशन से उनकी पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है. लेकिन प्रेसिडेंट में कौन इंक्लूड होता है? पार्लियामेंट के मेंबर. तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनकी पोस्ट से रिमूव करने के लिए कौन मेंबर जो है, हु कैन रिमूव ऑन देयर पोस्ट. सो हु कैन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ड्यू टू हर मिसकंडक्ट और इनएबिलिटी. उनके मिसकंडक्ट और इनएबिलिटी प्रूव होने पे उनको उनकी पोस्ट से रिमूव किया जाता है, ठीक है. इफ बोथ respective houses of parliament prove the judge to incapable or involve the misconduct by 2/3 majority. दोनों हाउसेस के मेंबर अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की का मिसबिहेव मिसकंडक्टिविटी प्रूव हो जाए, प्रूव होने के बाद बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के जो मेंबर है वो 2/3 मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को उनकी पोस्ट से टर्मिनेट कर सकते हैं. सेम वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट क्या दोनों हाउसेस के मेंबर जो करते हैं, सेम वैसे ही सुप्रीम कोर्ट को भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर उनकी पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं. क्लियरली द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू. क्लैरिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू. मतलब व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ओके, जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट. जुडिशियल रिव्यू क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का. ओके, इन सेक्शन आर्टिकल 131 एंड 132, ठीक है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 131 एंड 132 कॉन्स्टिट्यूशन गिव द राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू
Okay, authority of the review of the laws formed by the union state government, power of judicial review of the Supreme Court is the main means through which administrator can be kept the discipline if parliament or state legislature violated the constitution. अगर देखो जुडिशियल रिव्यूज के जो लॉज हैं वो पार्लियामेंट के ही, ठीक है, पार्लियामेंट ने ही बनाए हैं, ठीक है, और कैसी कंडीशन में, अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशंस के लॉज को वायलेट किया जा रहा हो, ठीक है, द लॉज डज नॉट फॉलोज बाय द पार्लियामेंट, ओके, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है उनमें इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है, केप्ट डिसिप्लिन, सुप्रीम कोर्ट कैन बी मेंटेन्ड डिसिप्लिन इन पार्लियामेंट, इम्पोज द लॉज अगेंस्ट or give the punishment against the houses of parliament, okay, if parliament or state legislature violate the constitution, और अगर constitution के through पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर भी वायलेट हो रही है तो भी या फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, देन द सच laws formed by the parliament or state legislature can be declared as the constitution. मतलब जुडिशियल रिव्यू क्या है, पार्लियामेंट जो है दोनों हाउसेस या तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहे हो या कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज के द्वारा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के जो लॉज है उनको वायलेट हो रहा है या फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दोनों हाउसेस के मेंबर्स ने ये लॉज बनाया है और वो लॉज का राइट किसको दिया, सुप्रीम कोर्ट को, ऐसे मैटर में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है. Okay, next long questions we discussed in next class. Okay, today we discussed very short and short questions, and these questions you do in your fair notebook, and except these questions इनके अलावा भी आप some internal questions and notes you can prepare by yourself. Thank you for today's lecture.